हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम आपके सभी डाउट क्लियर करने वाले हैं। जो डाउट आप बार बार हमें पूछते हो उसके बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं। तो किसी किसी के डाउट ये थे, जो भी कंप्रेसर के गैस के साथ ऑयल जाता है वो ऑयल जमा हो जाता है ऑयल सेपरेटर के अंदर, लेकिन वो ऑयल सेपरेटर के अंदर जमा होने के बाद वहाँ पे रुक जाएगा और रिटर्न कंप्रेसर में किस तरह से लेके आए। तो गाइस देखिए, VRV4 के अंदर ऑटोमेटिकली पूरा ऑयल कंप्रेसर के अंदर चला जाता है। उसकी भी एक प्रोसेस है, हर 8 घंटे के बाद हमारा मशीन ऑटो ऑयल रिटर्न मोड पे चला जाएगा। उस टाइम पूरा ऑयल कंप्रेसर के अंदर चला जाता है। ये ऑयल कंप्रेसर के अंदर इस लाइन के थ्रू आ जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैपलर दी है, ये कैपलरी रिसीवर के नीचे लगाई हुई है। वहाँ से ये पूरा ऑयल आएगा और कंप्रेसर के सक्शन लाइन पे मिल जाएगा और सक्शन लाइन थ्रू ये कंप्रेसर के अंदर चला जाएगा। कई भाइयों के कमेंट थे कि हमारे मशीन का कंडेंसर फैन कुछ देर के बाद बंद हो जाता है, फिर से चालू होता है। तो गाइज़ वो कोई प्रॉब्लम नहीं है और नॉर्मली ऐसा हो ही जाता है, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी सेविंग होती है। हर जगह पे सेंसर लगाए हैं। अगर हमारा कंडेंसर गर्म रहेगा तो उस टाइम ही VRV के फ़ैन घूमेंगे। अगर कंडेंसर ठंडा है तो फ़ैन बंद हो जाएंगे। जैसे कंडेंसर गर्म हो जाता है तो फ़ैन घूम के उसे ठंडा कर देते हैं, और कंडेंसर ठंडा हुआ तो फिर से फ़ैन बंद हो जाते हैं। अगर कंटिन्यूसली कंडेंसर गर्म है तो उसके अकॉर्डिंग फ़ैन का स्पीड सेट हो जाता है और उस स्पीड से फ़ैन घूमते रहता है और कंडेंसर की हीट निकालते रहता है। तीसरा कमेंट एक था कि अगर हमारे पास डाइकिन का कॉन्टैक्टर नहीं है तो क्या हम दूसरा लगा सकते हैं। तो गाइस बिल्कुल आप लगा सकते हो, बस कॉन्टैक्टर के स्पेसिफिकेशन आप मैच करो। जो भी स्पेसिफिकेशन डाइकिन के कॉन्टैक्टर पे है वही स्पेसिफिकेशन का आप कॉन्टैक्टर लेके और उसे लगा दो। जैसे कि यहाँ पे हमने लगाया है टोगामी का कॉन्टैक्टर। ये कॉन्टैक्टर कॉइल 220 वोल्ट है और ये 3 पोल कॉन्टैक्टर है, और जितने एम्पेयर का पहले था उतने एम्पेयर का हम लेके आए हैं और उसे इंस्टॉल किया है। फिर गाइस कुछ भाइयों के कमेंट थे कि हम कंप्रेसर को कैसे चेक करें। तो VRV3 के अंदर 2 कंप्रेसर है, एक है इन्वर्टर कंप्रेसर, एक है नॉर्मल वाला कंप्रेसर। इस नॉर्मल वाले कंप्रेसर को हम सीधा पावर सप्लाई देके चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास मेगर है तो मेगर की मदद से भी आप इसे चेक कर सकते हो। नॉर्मल AC का कंप्रेसर जिस तरह से आप चेक करते हो सेम उसी तरह से इसे चेक करना होगा। चाहे तो आप इसे डायरेक्ट 3 फेज पावर सप्लाई देके ऑन करके देख सकते हो, लेकिन इन्वर्टर कंप्रेसर चेक करने के लिए हमें क्लैम मीटर चाहिए। हम उसके वाइंडिंग का रेजिस्टेंस लेंगे, लेकिन हम इसे डायरेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसे पावर सप्लाई PCB के थ्रू जाता है और वो पावर सप्लाई DC वोल्ट होता है। तो हम इस कंप्रेसर को डायरेक्ट पावर देके ऑन नहीं कर सकते। फिर कई भाइयों के कमेंट थे कि अगर एक PCB नहीं तो मशीन चलेगा क्या। नहीं गाइस, बिल्कुल मशीन नहीं चलेगा, आपको सब PCB लगाने पड़ेंगे। और अगर इसमें कोई सेंसर भी ख़राब हुआ तो आपको सेम रेजिस्टेंस वाला सेंसर चाहिए और उस सेंसर को लगा के आप मशीन को चालू कर सकते हो। अगर आपके पास उस रेजिस्टेंस का सेंसर नहीं है और आप दूसरा सेंसर लगाओगे तो मशीन सही काम नहीं करेगा, चाहे तो कुछ एरर दिखाएगा या फिर मशीन अब नॉर्मल काम करेगा। फिर किसी भाइयों के कमेंट थे, अगर हमारे पास एक ही आउटडोर है और उसके अंदर एक कंप्रेसर ख़राब है तो क्या हम उसे बाईपास कर सकते हैं। तो गाइस बिल्कुल आप उसे बाईपास कर सकते हो। अगर आपके पास सिर्फ एक ही आउटडोर का सिस्टम है और उसमें एक आधा कंप्रेसर ख़राब है तो आप उस कंप्रेसर को बाईपास कर सकते हो। लेकिन आपके पास अगर 2 आउटडोर का या फिर 3 आउटडोर का सिस्टम है और उसमें अगर आपको सिंगल कंप्रेसर बाईपास करना है तो वो नहीं होगा। सिंगल कंप्रेसर बाईपास करने के लिए सिंगल सिस्टम ही चाहिए। अगर एक आउटडोर से ज़्यादा आउटडोर है तो आपको सीधा उस आउटडोर को बाईपास करना होगा, सिंगल कंप्रेसर को बाईपास नहीं कर सकते। जब भी गाइस आप इसे क्लीन करोगे तो उस टाइम इसका पावर सप्लाई बंद रख दीजिए, क्योंकि अगर थोड़ा भी पानी PCB के अंदर चला जाएगा तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो उसके लिए आप इसका पावर सप्लाई बंद रखिए और उसके बाद इसे क्लीन कीजिए। क्लीन होने के बाद आधे घंटे तक मशीन को बंद ही रखें। अगर गलती से किधर पानी चला भी गया तो वो सूख जाएगा। और एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए, जिसके ऊपर हमने कपड़ा लपेटा है उसके इंसुलेशन को बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, लेकिन जहाँ पे हमने कपड़ा लपेटा नहीं उसका इंसुलेशन 5 साल के अंदर पूरा ख़राब हो चुका है। देखिए, यहाँ पे कपड़ा नहीं है तो इसका इंसुलेशन पूरा ख़राब हो चुका है। तो अभी हमारे पास जितने भी नए प्रोजेक्ट है सब प्रोजेक्ट में हम ये कपड़ा लपेट रहे हैं ताकि इंसुलेशन की लाइफ बढ़ जाए। गाइस छत के ऊपर जितनी भी हमारी कम्युनिकेशन वायर थी उसको हमने GI पाइप यूज़ किया है। ये कभी भी ख़राब नहीं होता। अगर हम GI पाइप की जगह पर ब्लैक पाइप यूज़ करते तो ये ख़राब हो सकता था। पहले हमने ब्लैक पाइप यूज़ किया था, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्लैक पाइप है, लेकिन फिर हमने हटा दिया और GI पाइप यूज़ किया है। GI पाइप को कुछ भी नहीं होता है, चाहे कितनी भी गर्मी हो या फिर ठंडी हो। तो गाइज़ यही मेन आपके कमेंट थे जिसका रिप्लाई हमने इस वीडियो के अंदर कर दिया। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो
जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और आपके डाउट क्लियर कर देंगे। और गाइज़ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमारा दूसरा एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे हम डेली लाइव आते हैं और साइट पे जो भी काम चलता है उसे हम लाइव पे दिखाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके आप हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और यार अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो यार लाइक ठोकते हुए शेयर मारो और इस चैनल का सब्सक्राइब बटन लेके भागते हुए साथ ही उससे लग के जो घंटी है उसे भी बजाते हुए निकलो।